ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम हम कह सकते हैं एंट्रोपी से संबंधित है। ये कहता है कि किसी भी पृथक प्रणाली के लिए एंट्रोपी कभी कम नहीं हो सकती। इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से 3 तरीकों में व्यक्त किया गया था। क्लॉसियस का कथन कहता है कि ऊष्मा को निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है कि ठंडे पिंड से गर्म पिंड की ओर ऊष्मा बिना बाहरी कार्य किए नहीं जा सकती। यह उसी तरह है जैसे पानी या कोई भी तरल बिना अतिरिक्त प्रयास के निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर प्रवाहित नहीं किया जा सकता। यहाँ भी मामला कुछ ऐसा ही है कि जब आप ऊष्मा को निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर स्थानांतरित करना चाहते हैं, तो कुछ अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। ये क्लॉसियस द्वारा दिया गया कथन है और यही ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का एक और रूप है। दूसरा दृष्टिकोण कैल्विन और प्लैंक का है। यह कहता है कि ऊष्मा को कभी भी 100% कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल असंभव है। इसका अर्थ है कि कोई भी ऊष्मा इंजन 100% दक्ष नहीं हो सकता। यह कहता है कि यदि कोई ऊष्मा इंजन बनाना असंभव है जो एक चक्र में कार्य करे, अर्थात जो पूरी तरह से ऊष्मा को कार्य में बदल सके, ये संभव नहीं है। और अंत में एंट्रोपी का कथन कहता है कि एक पृथक प्रणाली में एंट्रोपी कभी भी कम नहीं हो सकती। ये हमेशा समय के साथ बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है और संतुलन की स्थिति में ये अधिकतम मान तक पहुंच जाती है। व्यावहारिक रूप से हम देखते हैं कि प्रकृति में ऊर्जा के रूपांतरण की कई प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन 100% रूपांतरण कभी संभव नहीं होता। यह द्वितीय नियम का अप्रत्यक्ष कथन है। ऊर्जा संरक्षण कभी भी 100% कुशल नहीं होते। ये एंट्रोपी की मूल अवधारणा भी प्रस्तुत करता है। एंट्रोपी किसी प्रणाली के अव्यवस्था का माप है। तो प्रकृति में होने वाली सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हमेशा एंट्रोपी में वृद्धि में योगदान करती हैं, बल्कि एंट्रोपी में कमी किसी भी प्राकृतिक प्रक्रिया में असंभव है। और इन बातों को यहाँ तालिका के रूप में एक एक करके विस्तार से समझाया गया है। अंत में कथनों की समतुल्यता का अर्थ यह है कि यदि एक कथन का उल्लंघन होता है तो अपने आप ही दूसरे कथन का भी उल्लंघन हो जाता है।